वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज से हम कर रहे हैं एक नया हेड, नेक्स्ट हेड इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हेड का क्या नाम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इसको मकान संपत्ति से आय। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या मकान संपत्ति से आय या गृह संपत्ति से आय भी कहते हैं। और सेक्शन कौन सी लगती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 22 टू 27। ठीक है, 22 से 27। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि इनकम टैक्स का पहला हेड क्या था आपका? सैलरी हेड था। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है 5 हेड है टोटल। इनकम फ्रॉम सैलरी में सेक्शन क्या थी? 15 टू 17, 15 से 17 IT एक्ट 1961 की। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 22 से 27, 22 टू 27। ठीक, 22 से 27। नेक्स्ट हेड हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, वो है 28 टू 44, 28 से 44। ठीक, फिर 45 टू 55 होता है कैपिटल गेन का हेड होता है, और 56 टू 59 होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आप देखिए पहले कि जो सेक्शंस हैं वो कंसेक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आ रही, जैसे 15 से 17। ठीक है, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पर 15 से 17 जो आपकी सैलरी हेड था 15 टू 17, और ये हो गया 22 से 27। तो जब बाकी सब कंसेक्टिव हैं यानी लगातार एक क्रम में हैं, क्रमबद्ध जिसको कहते हैं, जब बाकी सब क्रमबद्ध हैं तो ये गैप क्यों आ गया? ये यहाँ से 18, 19, 20 और 21। ठीक है, 18, 19, 20, 21 ये कहाँ गायब हो गई? ठीक है, बात तो है कि साहब ये 18, 19, 20, 21 जो है वो कहाँ गायब हो गई? तो ये 18, 19, 20, 21 जो है वो पहले हुआ करती थी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों से आय। ठीक है, प्रतिभूतियां मतलब जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे जो इनकम हुई वो वाली। इस इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज 18 से 21 जो थी, इससे मर्ज कर दिया या शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, यानी 56 टू 59 वाले में मिला दिया गया। इसलिए ये गैप खाली हो, ये गैप बन गया, ये खाली जगह बन गई है जो अभी तक बीच में कभी भरी नहीं गई। तो बाकी सब कंसेक्टिव है लेकिन बीच में गैप इस कारण से है क्योंकि 18, 19, 20, 21 जो है वो क्या थी? इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों से आय, जिसको मर्ज कर दिया, मिला दिया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 टू 59 में, इसलिए ये गैप है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब उसके बाद में बात करें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय या गृह संपत्ति से आय, तो किस तरह की मकान संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टी। अब जैसे आपने देखा था सैलरी हेड में हमने पढ़ा था कि सैलरी हेड में होने के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब नियोक्ता और कर्मचारी का दोनों पक्षकारों में संबंध होना आवश्यक है। उसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए उस मकान पर मकान असेसी का यानी किराएदार करदाता का, नॉट किराएदार, करदाता का जो है स्वामित्व होना यानी ऑनरशिप होनी आवश्यक है। ये ऑनरशिप जो है किस तरह से कि कानूनी रूप से वो रजिस्टर्ड हो इस तरह से, या मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो जिसके अधिकार क्षेत्र में, जिसके पोजीशन में हो वो उसका ऑनर माना जाएगा, या फिर मॉर्टगेज की गई रहन पे या गिरवी पे रखी गई तो जो रखने वाला है वो उसका ऑनर माना जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मतलब जिसके पास में स्वामित्व वही करदाता माना जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ये बात भी समझ में आई। चलिए अब और भी कुछ बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें, बाकी तो हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स तक तो पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये बातें तो जान लें। ठीक है, चलिए अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए
एक वर्ड यूज होगा आपका किराए पर देना, तो उसको बोलते हैं लेट आउट। ठीक है, लेट आउट। ठीक, एक और शब्द आपने लिखा होगा, इसको बोलते हैं टू लेट, यानी किराए पे देना है। ये वर्ब हो गई लेट आउट करना। हाँ, तो इस तरह से ये लेट आउट करना यानी किराए पर देना। अच्छा, जो आप रेंट ले रहे हैं वो है किराया। ठीक है, जो आपने किराया लिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंट। ठीक, अच्छा, जो किराया दे रहा है वो रेंटर नहीं है, वो टेनेंट है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो रेंट यानी किराया और रेंटर यानी किराएदार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो लेट आउट करना यानी किराए पर देना। जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखें, एक शब्द यूज़ किया जाता है फेयर। फेयर किसका होता है, गाड़ी वगैरह का। ट्रेन में आप जा रहे सफ़र कर रहे हैं तो उसका फेयर होता है, उसका रेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो किराया दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेनेंट। TENANT, टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। आ रहा समझ में? तो इस तरह से किराया देने वाला जो किराएदार है वो क्या है, आपका टेनेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जो किराया दे रहा है उसमें आपको, यानी जो मकान मालिक है जिसका स्वामित्व उस मकान पर, उसको इनकम हो रही है। तो वो जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई करदाता है जिसका सिर्फ एक ही मकान है। ठीक है, हालांकि आजकल अब 2 मकानों पर खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो स्वयं के प्रयोग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, खुद रहने के लिए, उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा रहा है। ठीक है, या कहा जाता है जो स्वयं के लिए प्रयोग किए गए। तो पहले एक मकान जो है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एग्जेम्प्टेड होता था, आजकल 2 मकानों का एग्जम्पशन मिलता है। और यदि 2 से ज़्यादा मकान हैं जो खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी 2 मकान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो आप वो ले लो, तो कोई भी 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे और बाकी के डीम्ड लेट आउट, डीम्ड DEEMED, डीम्ड यानी माने हुए। जैसे आपने शब्द सुना होगा ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी, माना गया विश्वविद्यालय। तो इस तरह से जो है डीम्ड लेट आउट का मतलब होता है कि माने गए, किराए पर उठे हुए माने गए। भले एक्चुअल में आपने जो है किराए पे ना दिया हो, लेकिन चूंकि 2 से ज़्यादा थे तो वो डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे और इनकम टैक्स हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो है टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद आ रहा समझ में, तो ये टेनेंट है, वो लेट आउट है, और फिर रेंट जो मिल रहा है। फिर इसके बाद में यदि मान लीजिए कोई ऐसा मकान है जो करदाता के असेसी के, क्योंकि हम करदाते की तो बात कर रहे हैं, जो असेसी के स्वयं के बिजनेस, यानी मतलब मकान है लेकिन उसमें खुद का बिजनेस चलता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में अलाउड एक्सपेंसेस के नाम से डिडक्टेबल होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यदि मान लीजिए मकान है वो आपके बिजनेस या इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर के रूप में दिया गया, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि कहाँ पे जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगा। फिर उसके बाद में और है विदेशी मकान है, यदि अच्छा मकान चाहे गांव में हो चाहे शहर में, हिंदुस्तान के भारत के किसी भी कोने में हो, वो टैक्सेबल होगा। विदेश में स्थित मकान सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगा। ये बात अपन ने चैप्टर 1 में समझी थी। ठीक, फिर नेक्स्ट एक और है आपका उप किराएदार। ठीक है, यहाँ पर उप किराएदार को बोलते हैं सब टेनेंट। क्या बोलते हैं, सब टेनेंट। अब ये उप किराएदार, आपने ये जरूर सुना होगा शिकमी किराएदारी या शिकमी पे देना, खेती को शिकमी पे देना, ऐसा अभी तक की लाइफ में ज़रूर शब्द सुना होगा आपने। या यदि शिकमी ना सुना हो तो ये ज़रूर सुना होगा कि अधिया बटिया पे देना। अधिया बटिया ने आधा आधा बांट लो। ठीक है, इसका मतलब ये कि खेती जो ज़मीन है वो किसी की रहती है, वो किसी दूसरे को बोलता है कि भैया ठीक है आप साल भर जो है इस पर खेती करो, ये समझ लो कि आप ही की ज़मीन है, तो अपने हिसाब से जो भी फसल आएगी उसकी आधी आपकी आधी हमारी हो जाएगी। जो हमें फसल मिली या पैसा मिला उसका, वो हम उसका किराया मान लेंगे, तो उसको बोलते हैं शिकमी पे देना या फिर
अधिया बटिया पे रहना, ठीक। उसी तरह से शिकमी किराएदार या उप किराएदार कैसे, मान लीजिए आपने जो है कोई भी 4 कमरे का एक मकान किराए पर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जो है एक इस तरह से जो है, ये एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है और इसमें 3 कमरे हैं। एक दरवाज़ा यहाँ भी था, एक आध दरवाज़ा यहाँ भी बना दो, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। तो ये दरवाज़ों को आपने कर दिया बंद। ये 3 कमरे आप खुद यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कमरे थे, तो ये जो है वो किसी व्यक्ति को आपने किराए पर दे दिए, लेकिन जो ओरिजिनल मकान मालिक है उससे पूछ के, हाँ, ऐसा नहीं कि। तो ये 2 किराएदार, तो पूरे 5 कमरों का किराया आप जो उसका मकान मालिक है उसको दे रहे हो, और ये जो 2 कमरों का किराया है वो ले रहे हो उससे, ठीक है। तो यदि आपको इस प्रकार से वो जो लेन देन में प्रॉफिट होता है, यानी जो किराया दिया आपने मकान मालिक को और जो 2 कमरों से जो इन 2 कमरों का किराया दिया और मकान मालिक को, और इन किराए इसमें जो किराएदार उससे लिए, यदि दोनों का डिफरेंसेस जो है वो पॉजिटिव है, तो वो बिल्कुल आपकी, लेकिन कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैड में टैक्सेबल होगी। क्यों, वही बात आती है क्योंकि यहाँ पर मकान मालिक नहीं है, ये जो किराएदार है वो मकान मालिक नहीं है, मकान पर स्वामित्व ऑनरशिप नहीं है, इसलिए जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, उप किराएदारी से आए। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार के पेइंग गेस्ट रखने से आए हैं, वो भी आपके जो है अदर सोर्स है, या बिजनेस प्रोफेशन में आएगी, यदि पीजी रखते हैं, ये ज़रूर सुना होगा आपने। फिर उसके बाद में व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो आपने व्यापारिक प्रतिष्ठान किराए पर देने से, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी फैक्ट्री सिनेमा वगैरह को किराए पर दे दिया, तो बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेस में आएगी। देखिए, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस में थोड़ा सा माइनर वॉल है। यदि आप रेगुलर बेसिस पे दिए पड़े हैं उस मकान को तो बिजनेस प्रोफेशन है, कभी कभार दे दिया आपने तो वह अदर सोर्सेस साइड में आएगी, लेकिन टैक्सेबल ज़रूर होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको यूं ही एग्जेम्प्टेड या छोड़ नहीं देगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यदि मान लीजिए मकान के साथ में जो फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, जिनको उस किराए से अलग कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इकट्ठे ही कर सकते, जैसे मकान के साथ में बिजली, पानी, फर्नीचर, घर गृहस्थी के बर्तन, यानी फर्निश्ड हाउस दे दिया गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो फर्निश्ड हाउस जो है, ये जो फर्नीचर है उसका किराया कितना और खाली मकान का कितना, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। फिर करदाता के कोई भी 2 मकान एग्जेम्प्टेड होते हैं, स्वयं के व्यापार के लिए उपयोग में हो, तो इधर पे तो एग्जेम्प्टेड होगा, वहाँ डिडक्टेबल होगी इनकम उसकी। फिर यदि कोई भूतपूर्व राजा है, उसका कोई एक महल है, एक महल, हाँ, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कोई सामाजिक संस्थाएं या पुण्यार्थ कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, यदि जो पुण्यार्थ कार्य में ये इस तरह से मकान किराए पे दिए तो वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एनुअल वैल्यू। ये खास है, तो ये एनुअल वैल्यू क्या होती है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बिल्कुल, और क्या स्टैंडर्ड रेंट है, फिर उसका कैलकुलेशन की कैसे किया जाता है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता देंगे, क्योंकि बुक में तो आपके 4-6 पेज में समझाया गया हो, उसको आपको 4 लाइन में समझ लेना है कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स करने में आपको ताकि आसानी हो, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू।